हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, चाइना के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और भारत ने जापान को हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने जापान को 5-1 से हराया है और भारत ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है हॉकी में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है ये पेरिस में होगा और पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है। इस प्रकार से भारत ने 13वें दिन एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, यानी कुल टोटल 13वें दिन भारत ने 9 मेडल जीते हैं। इस प्रकार से भारत के एशियन गेम्स में 95 मेडल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 13वें दिन के कुछ और मेडल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्चरी की, यानी तीरंदाजी की। तो इसमें अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो इसमें मेंस सिंगल्स में एच.एस. प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जो सेपक टकरा नामक गेम होता है उसमें भारत की वीमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एशियन गेम्स में सेपक टकरा में भारत का पहला मेडल है। आर्चरी की बात करें तो भारतीय रिकर्व मेंस टीम इवेंट में अतानु दास और धीरज और तुषार ने सिल्वर मेडल जीता है। रेसलिंग में वीमेंस के 67 किलोग्राम भार वर्ग में सोनम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रेसलिंग में ही 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में अमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रेसलिंग में किरण ने वीमेंस 76 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा ब्रिज में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। तो दोस्तों, ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। जो नोबेल कमेटी है उसने नरगिस मोहम्मदी के बारे में ये कहा है कि उन्होंने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। वे 13 बार गिरफ्तार भी हुई हैं। दोस्तों, 51 साल की हैं नरगिस मोहम्मदी और वो अब भी ईरान की ऐवान जेल में बंद हैं। उन्हें 31 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 154 करोड़ की सजा भी सुनाई गई है। ईरान सरकार का यह मानना है कि वो सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाती हैं, तो इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद नरगिस मोहम्मदी को 8.33 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और एक गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। नरगिस मोहम्मदी के जीवन के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो उनका जन्म कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 को हुआ था। जब उनकी पूरी पढ़ाई हो गई तो उसके बाद उन्होंने इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कई अखबारों के लिए लिखा भी है और 1990 के दशक से ही वो महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं। 2003 में उन्होंने तेहरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम करना शुरू किया था। दोस्तों, जो नोबेल प्राइज की वेबसाइट है उसमें यह कहा गया है कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं उनको जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने की कोशिश करने के आरोप में पहली बार 2011 में जेल हुई थी और उन्हें 2 साल बाद जमानत मिल गई थी और फिर उन्हें 2015 में फिर से दोबारा जेल हो गई थी। नरगिस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। तो दोस्तों, इस किताब को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी और अब तक यह सम्मान 111 लोगों और 30 संस्थाओं को दिया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में फ्रेडरिक पेसी और हेनरी डुनंट को दिया गया था। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ
नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दोस्तों अब आपसे एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। तो जो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति है उसे सबसे अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और दोस्तों याद रखिएगा कि रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है उसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। पहली बार 1917 में, फिर 1944 में और फिर 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा रसिया, यानी रूस से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये बांग्लादेश में है और इसको अभी हाल ही में यूरेनियम रूस से प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये बांग्लादेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रत्येक इकाई की जो क्षमता है वो है 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की। यहाँ पर बात आई है यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। अब हम यूरेनियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है यू, यानी कि इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से यह पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है। यूरेनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 92 होती है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, U234, U235 और U238। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जापान के भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की थी जिसकी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 थी। दोस्तों भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये 1969 में संचालित हुआ था और ये बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में संचालित हुआ था, ये कोटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1984 में संचालित हुआ था और ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 से संचालित है और ये नारोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1993 में संचालित हुआ था और ये तापी गुजरात में है। कैगा जनन स्टेशन या इसे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये सन 2000 से संचालित है और ये कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र 2014 से संचालित है और ये कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7वीं भारत यूरोपीय यूनियन साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ब्रसेल्स में आयोजित हुई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में 7वीं भारत यूरोपीय यूनियन साइबर वार्ता आयोजित की गई है और इस वार्ता में भारत और यूरोपीय यूनियन ने साइबर के क्षेत्र में अपनी नीतियों, रणनीतियों और आपसी हितों पर चर्चा की है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है और यह G20 का मेंबर भी है, आप याद रखिएगा। अब G20 में जो मेंबर हो गए हैं वो 21 हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। दोस्तों यह आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई के बासी में आयोजित हुआ है। G20 की अध्यक्षता को अभी हाल ही में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को सौंपी है। 13वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किया गया था और विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ये जो सम्मेलन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम्मेलन एशिया में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रामास्वामी एन। तो दोस्तों अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। उन्होंने देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है। दोस्तों जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रघु श्रीनिवासन BRO के महानिदेशक बने हैं। KN शांता कुमार PTI बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं।
डॉक्टर दिनेश दास संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य बने हैं। आदित्य पुरी को डेलॉइट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मुनीश कपूर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं और श्रीनिवासन केशवामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्यूर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है? आंसर हो जाएगा रसिया। तो रसिया के द्वारा अभी हाल ही में व्यूर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है और यह जो मिसाइल है यह परमाणु बम्बों को ले जाने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि ये परमाणु मिसाइल हजारों मील दूर से हमला कर सकती है। तो ये जो मिसाइल है काफी खतरनाक मिसाइल है। पहली बार इस मिसाइल का जिक्र 2018 में हुआ था। व्यूर बैलिस्टिक मिसाइल के पिछले टेस्ट फेल हुए हैं, इसलिए इसकी ज्यादा खूबियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों 2023 में परमाणु हथियारों की संख्या को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो सबसे अधिक रूस के पास 4,489, फिर इसके बाद अमेरिका के पास 3,708 और फिर इसके बाद चाइना के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। और सबसे तेजी से परमाणु हथियार बढ़ाने वाले जो देश हैं उनमें पहले स्थान पर चाइना है, फिर रसिया, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर पाकिस्तान है। यहाँ पर बात आई थी रूस की, तो रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और दोस्तों इसकी कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगला प्रश्न है, याक चुर्पी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में जो याक पाए जाते हैं उनके दूध से एक प्राकृतिक रूप से पनीर बनाया जाता है जिसे याक चुर्पी बोला जाता है। तो उसे ही अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है याक चुर्पी। दोस्तों यह प्रोटीन से भरपूर होता है और जो अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं उनका ये मुख्य भोजन होता है। चलिए अब हम 2023 के कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। तो रीवा सौंदर्या आम मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नगरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ऊटी वर्की तमिलनाडु से रिलेटेड है। ऑर्थर वेट्रिलाई ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। भद्रवाह राजमा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। मरचा चावल या मिर्चा चावल बिहार से रिलेटेड है। बनारस पान उत्तर प्रदेश से और प्रतापगढ़ आंवला ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इन्हें 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ग्वालियर में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य है खेलों के समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ाना। 2023 में प्रथम की बात कर लेते हैं तो तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंगाल। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित किया गया है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर बात आई थी ग्वालियर की, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या 55 हो गई है। अब राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 230 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो अभी हाल ही में भारत और यूएई के बीच एक समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है घरेलू कार्ड स्कीम के लिए। तो भारत ने रुपे कार्ड की तरह यूएई में उनके डिजिटल भुगतान व ई कॉमर्स की सुविधा के लिए
डोमेस्टिक कार्ड स्कीम डेवलप करने के लिए एक समझौता किया है। यानी जिस प्रकार से भारत में रुपे कार्ड चलता है उसके माध्यम से लेन देन होता है, तो यूएई भी यही चाह रहा है कि जिस प्रकार से भारत में रुपे कार्ड के माध्यम से लेन देन होता है उसी प्रकार की सुविधा यूएई में भी हो जाए। तो इसके लिए भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है। तो दोस्तों, जो पीयूष गोयल जी थे वो यूएई के दौरे पर गए थे और इसी दौरान ये समझौता हुआ है। दोस्तों, जो ये सुविधा शुरू होगी इसके लिए भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूएई के अल एतिहाद पेमेंट्स के बीच ये समझौता हुआ है। और ये जो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है इसके द्वारा डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बात आई है यहाँ पर यूएई की, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने वर्ष के लिए बैन कर दिया है? आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स को 5 साल के लिए बैन किया जाता है। इन पर देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। यानी इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये दोनों संगठन देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए इन्हें बैन किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ का मकसद है त्रिपुरा को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने इन दोनों संगठनों को बैन कर दिया है। बात आई है यहाँ पर त्रिपुरा की, तो कैपिटल इसकी अगरतला है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा। और दोस्तों, त्रिपुरा पूर्वोत्तर का राज्य है। 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा की अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो ये है त्रिपुरा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? नॉर्वे से। विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। किस राज्य में टोटो भाषा का शब्द संग्रह जारी किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। सिक्किम राज्य में किस नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से कई क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है? तीस्ता। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? मुनीष कपूर। एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने सुविधाजनक बैंकिंग सर्विस के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है? एसबीआई ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अंबाई को। और भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है? सावित्री जिंदल। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें और देश। जैसे सुएज नहर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये मिस्र देश में है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। पनामा नहर पनामा में स्थित है और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। बेलेंड नहर कनाडा में है और ये इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये इरी झील और हडसन नदी के बीच में है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। तो ये है विश्व की कुछ प्रमुख नहरें और उनसे संबंधित देश। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था पेरिस। तो लगभग सभी लोगों ने उसका आंसर पेरिस बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी पता हो वो भी हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।